पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नादरकम दिसंबर का महीना और नवंबर का आखिरी हफ्ता ये पाकिस्तान की सियासत में बड़ा डिसाइसिव और फैसला कुन होने जा रहा है, क्योंकि फरवरी में इलेक्शंस होने हैं। उससे पहले पाकिस्तान की सियासत में बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म करना है, बहुत सारी चीज़ों पर रंदा फेरना है, क्योंकि ये स्टेट ने फैसला कर लिया है। तो इस सब के अंदर मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर जनाब आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इमरान खान साहब इस वक्त बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं, चाहे वो साइफर का मामला हो और फिर तोशाखाना केस, अलकाबी ट्रस्ट केस, नैब के एक और केस में उनको फंसाने की कोशिश हो रही है। तो ये 4-5 केसेस में उनको नाअहल करार देना है, ये एक अहम चीज़ है। लेकिन उस सब के अंदर आज इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए डील के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। आज एक ऐसी खबर निकल कर सामने आई है जिसके बाद ये लग रहा है कि अब इमरान खान बंद गली में जा चुके हैं और उनके लिए अब कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा और अब जनाब उनके सर से हाथ उठा लिया गया है। ये मामला क्या है, माजरा क्या है, इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखूंगा कि इस वक्त एयरपोर्ट पर रेड अलर्ट जारी है, हंगामी सूरत हाल है, किस किस के लिए एयरपोर्ट पर इस वक्त रेड अलर्ट है, क्या सारा मामला है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। और फिर जनाब दूसरी जानिब आर्मी चीफ जो है उन्होंने डंडा उठा लिया है और ताकतवर तरीन इदारे में एक बड़े इस्तीफे की जनाब गूंज है। तो ये किसकी जनाब जो इस्तीफा है वो आने जा रहा है, क्या सारा मामला है और एक ताकतवर शख्सियत का इक्तिसाब की खबर भी इस वक्त शहर इक़्तिदार में गूंज रही है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, तमाम का डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, तमाम तरह डिटेल्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपके सामने मैं खबर रखना चाहता हूं कि इमरान खान साहब के लिए जो 9 मई के वाक़यात है उनके लिए दर्द-ए-सर बने, तो उमर सरफराज चीमा भी उन्हीं में से एक है और वो 9 मई के बाद गिरफ्तार थे। उसके बाद उनके साथ बेतहाशा जनाब उमर सरफराज चीमा हों, चाहे डॉक्टर यासीन राशिद हों, इन पर बेतहाशा किस्म के मुकदमात बनाए गए। तो उमर सरफराज चीमा ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी को जो कुछ हुआ उनको फायदा हुआ है। और उमर सरफराज ने मजीद कहा कि जो कहते थे कि इमरान खान फितना है, वो सबसे बड़ा खुद फितने हैं, वो 9 मई के वाकया से फायदा उठा रहे हैं। और फिर दूसरी जानिब डॉक्टर यासीन राशिद साहिबा जो हैं वो भी आज अदालत में पेश हुई और उन्होंने वहां पर भी मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में पूरा मौका मिलना चाहिए। सेहतमंद हूं, पहले से काफी बेहतर हूं और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी थी और खड़ी रहूंगी। और उन्होंने कहा कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और ये नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों को जेलों में डाल दें। 9 मई के मुकदमे में जनाब हमारा ट्रायल चल रहा है। उन्होंने कहा कि कैंसर की मरीजा हूं और फिर भी जेल से इलेक्शन लड़ूंगी। और फिर दूसरी जानिब आज शेर अफजल मरवत साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो जनाब नामजद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कर दिया है। पहले फवाद चौधरी साहब जो है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे और अब जनाब शेर अफजल मरवत साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड करने मैदान में उतर चुके हैं। एक बहुत भारी जिम्मेदारी इन पर दी गई है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इनके हवाले से शहर इक़्तिदार में ये खबर गूंज रही है और ये खबर है कि नून लीग को 90 से 120 सीटें देनी है और ये सादा अक्सरियत भी नहीं बनती हुकूमत बनाने के लिए। इसके लिए उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस्तेकामी पाकिस्तान पार्टी, एमकेएम और दीगर छोटी मोटी जमातें जो हैं उनका सहारा लेना पड़ेगा और उनका सहारा लेकर इनको मरकज में हुकूमत बनाना पड़ेगी। और मंसूर अली खान साहब तो यहाँ तक ये बात कर रहे हैं कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो गए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनिशिएटिव कर देगी। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो बात बिल्कुल शायद ठीक कर रहे हैं, मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जो एक रियलिटीज है, जो ग्राउंड की रियलिटी है वो तो ये है कि इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निजाम का हिस्सा नहीं बनने देना, इमरान खान को निजाम में नहीं लाना, उनको बिल्कुल निकाल कर बाहर फेंकना, उनको सजा देनी है। ये इस वक्त फैसला जो है हुआ है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब जो है उन्होंने कहा कि मेरी राय में शहबाज शरीफ को पंजाब की ही बागडोर संभालनी चाहिए, यानी कि वो वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं और वज़ारत उस्मा के हमारे उम्मीदवार नवाज शरीफ साहब होंगे। उन्होंने जनाब ये कहा कि नवाज शरीफ नून लीग की जानिब से वज़ारत उस्मा की उम्मीदवार है, तो हम अगर बुरी मुद्दत में किसी और को वज़ीर आज़म मुंतखब करना हुआ तो उसका फैसला पार्लिमानी कमेटी करेगी। ये बात बुरी उन्होंने जो मुद्दत की बात की, ये क्या है ये आपको मैं बता देता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त अदालतों से ना है।
सुप्रीम कोर्ट से भी नाअहल है और उसके बाद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी नाअहल है। इसके लिए जनाब उनको अदालतों के अंदर जाना पड़ेगा। जब वो अदालतों में पिटीशन दायर करेंगे तो उसके लिए मुश्किलात उनके लिए बढ़ती चली जाएंगी। तो उनके लिए अब उनके पास पार्लियामेंट में सादा अक्सरियत होना जरूरी है, 2/3 अक्सरियत होना जरूरी है, ताकि वो आइन के अंदर अमेंडमेंट करें 2/3 अक्सरियत से, और अमेंडमेंट करके नवाज शरीफ की सजा को खत्म कर सकें, या फिर अपना सदर लगाकर नवाज शरीफ की सजा को मुआफ किया जा सके। सदर के पास इख्तियार होता है कि नवाज शरीफ की जो सजा है उसको मुअत्तल कर दिया जाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि नवाज शरीफ साहब जो है उनसे पहले किसी और को वज़ीर आज़म लगाकर फिर बाद में जनाब उनकी सजा को खत्म करके उनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान लगाया जा सकेगा। ये एक प्लान पर काम जो है वो जारी है। उन्होंने कहा कि हम हर कीमत पर अक्सरियती हुकूमत हासिल करेंगे, हर कीमत पर। ये एक इंपॉर्टेंट नुकता है कि हर कीमत पर क्या सारा मामला है। और शहबाज शरीफ पंजाब और नवाज शरीफ वफाक को संभालेंगे। अगर मरियम नवाज और हमजा शहबाज अपोजिशन में लंबी लंबी जेलें काट सकते हैं तो हुकूमत में शामिल क्यों नहीं हो सकते? और मरियम नवाज और हमजा शहबाज को मौका मिलता है तो वो क्यों हुकूमत में शामिल नहीं होंगे? हम हर कीमत में चाहते हैं कि हम अक्सरियत हासिल करें, हर कीमत में चाहते हैं। अब ये किससे डायरेक्ट बात की जा रही है, ये यहाँ पर एक सवालिया निशान है। और जनाब दूसरी जानिब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस ताकतवर तरीन इदारे के अंदर, लेकिन खैर उससे पहले इमरान खान साहब के ऊपर बात कर लेते हैं कि इमरान खान और बुश बीबी जो हैं उनको उनके हवाले से खबरें थी कि इमरान खान को 100 मरतबा डील की ऑफर हुई है, लेकिन उन्होंने डील करने से इनकार कर दिया है, उन्होंने मुल्क छोड़ने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने भी ये मीडिया पर आकर ऑन एयर बहुत सारी बातें की कि इमरान खान साहब मुल्क छोड़कर नहीं जाएंगे। वो इमरान खान ने खुद भी जेल से कहा कि मैं मुल्क छोड़कर नहीं जाऊंगा, मेरा जीना मरना पाकिस्तान के अंदर है। अब उस सब के बाद ये खबरें फिर अहमद मीर साहब ने भी कहा कि 100 मरतबा खान साहब ने डील को ठुकरा दिया, और बहुत सारे सहाफी भी इसको इसी तरह से रिपोर्ट करते गए। मीडिया पर बैठकर रिपोर्ट किया गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, डिफरेंट न्यूज चैनल्स के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर बैठकर जो है खबरें दी गई। लेकिन जनाब आज ये एक जो आखिरी दरवाजा था मुज़ाकरात का, आप उसको कह सकते हैं, वो भी अब बंद होने जा रहा है। अब ये दरवाजा किस तरह से बंद हुआ है? एयरपोर्ट पर रेड अलर्ट जारी हो चुका है, और इसका मतलब ये है कि अब हंगामी सूरत हाल की जानिब काम बढ़ना शुरू हो चुका है। इमरान खान और बुशरा बीबी का नाम ईसीएल में डालने की सिफारिश कर दी गई है। अब मैं आपको एक नुकता समझाना चाहता हूं कि अब यहाँ पर जनाब जो जराए हैं वो एक बात तो ये कंफर्म कर रहे हैं कि जिस केस में इमरान खान साहब का नाम ईसीएल में डाला जाएगा, उसी केस में मलक रियाज साहब जो हैं उनका जनाब ये इंटरव्यू होने जा रहा है, और ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लिया गया है राय के मुताबिक, और कई सहाफी भी इस पर दावा कर रहे हैं, और मुनासिब वक्त पर उसको ऑन एयर कर दिया जाएगा। और मलक रियाज साहब पहले इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं थे, फिर उसके बाद 2 सहाफी पाकिस्तान से दुबई गए, उनको मनाया गया। अब वो इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुका है। अलकादरी ट्रस्ट केस का मामला है, और अलकादरी ट्रस्ट केस में इमरान खान के खिलाफ एक सुल्तानी गवाह तैयार कर लिया गया है। वो जनाब इस वक्त बिजनेस टाइकून मलिक रियाज साहब हैं। तो अलकादरी ट्रस्ट केस में इमरान खान साहब को सजा दे दी जाएगी, नैब का रेफरेंस है। और फिर दूसरी जानिब वफाकी काबीना की ज़ेली कमेटी बनाई, ईसीएल का इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ महकमों और इदारों की तरफ से भेजे जाने वाले 41 अफराद के नाम ईसीएल में डालने की सिफारिश की गई है। 41 लोगों के नाम है, और इस मौके पर कमेटी ने नैब की जानिब से सिफारिश पर 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में इमरान खान समेत 29 अफराद को ईसीएल पर डालने की सिफारिश कर दी है। इसके अलावा वज़ारत दाखिला की जानिब से जुल्फी बुखारी, गुलाम सरवर खान जो कि इस वक्त इस्तेमाल पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा है, परवेज खट्टक अब अपनी अलग जमात बना चुके हैं, चौधरी परवेज राय साहब, मुनाज सईद, हमाद अजहर और उमर यूब का नाम ईसीएल में डालने की सिफारिश भी कर दी गई है। और जनाब श्री मदारी साहिबा जो हैं उनका नाम ईसीएल में डाला गया था, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर दी गई थी और उनके लिए फैसला महफूज हो गया था। लेकिन ये कुछ 29 नाम हैं जिनका नाम ईसीएल में डाल दिया जाएगा, जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा हैं। और अब यहाँ पर उनके लिए एक बड़ा क्रूशल और मुश्किल वक्त शुरू हो चुका है कि अब जो कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब जो है उनको बाहर जाने के लिए बात की जा रही है, अब उनके लिए दरवाजे भी शायद बंद कर दिए जा रहे हैं। और जो नैब का केस है उसमें इमरान खान साहब को ताहयात नहली का सामना करना पड़ सकता है। और साइफर का मामला था, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जनाब उसको कल उड़ा कर रख दिया है। अब ये सारी चीजें तो आपके सामने हैं। अब ये इससे एक चीज तो बड़ी बात हो रही है कि जो हाफिज डॉक्ट्रिन है, जो हाफिज जनरल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के सिपा सलाह, उनकी डॉक्ट्रिन बड़ी वाज़ेह है। जो उन्होंने उलमा मशाइख से बात की, अब उन्होंने डंडा उठाया है इकॉनमी के लिए। अब उन्होंने इकॉनमी को सेट करना, वो चाह रहे हैं कि जब मैं रिटायर हूं तो $250 तक आ जाए, और ये बात उन्होंने उलमा मशाइख से की। अब उनके लिए उनको बहुत कुछ करना पड़ेगा, स्मगलर्स को पकड़ना पड़ेगा, डॉलर माफिया को पकड़ना पड़ेगा, और इसके लिए जो काम कर रहे हैं वो जनरल आसिम साहब कर रहे हैं। ये वो उलमा से उन्होंने बात कर दी, और ये वो खुलकर ये बात कर रहे हैं कि आप इसके लिए मेरा साथ दें, मैं पाकिस्तान की इकॉनमी को
ٹھیک کرنا چاہتا ہوں اور میرا سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ اس اکانومی بنا ہوا ہے. تو اس کے لیے جنرل اسمبلی صاحب جو ہیں وہ ہر حد تک جائیں گے اور وہ ہر طرح کا قانون کرنے کی اجازت بھی دیں گے, چاہے وہ ڈالر مافیا, چاہے وہ اسمگلر مافیا, چاہے وہ ایران کے بارڈر پہ بیٹھے ہیں, چاہے وہ یہاں پر بلوچستان کے بارڈر پہ بیٹھے ہیں, کہیں پر بھی بیٹھے ہیں, افغانستان کے بارڈر پہ بیٹھے ہیں, چاہے ان کے اپنے لوگ ہیں چاہے باہر کے لوگ ہیں. یہ اب فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب اسمگلرز اور مافیا جو ہے اس کو جناب نہیں چھوڑا جائے گا. تو اس کے لیے بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ اب بہتری کی جانب بڑھیں گی. اور دوسری جانب جناب طاقتور ترین ادارے میں بڑے استعفے کی گونج ہے, اور یہ بڑا استعفیٰ کس کا ہو سکتا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. طبیعت خراب ہے جس کی وجہ سے جناب جو بولنا اس میں دشواری ہو رہی ہے, لیکن خیر اس سب کے اندر ایک طاقتور ترین ادارہ ہے, اس میں جو ایک بڑے استعفے کی گونج ہے. یہ ٹویٹ جو ہے وہ کی گئی ہے, یہ خبر جو ہے وہ کی گئی ہے زاہد کشکوری صاحب جو ہیں ان کی جانب سے, اور انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ایک بڑا استعفیٰ, یہ بڑا استعفیٰ کس کا ہو سکتا ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ایک جناب بڑا استعفیٰ, ایک بڑا انٹرویو اور ایک بڑے کا بڑا احتساب جو ہے وہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں جناب اس وقت متوقع ہے. میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. ایک بڑا استعفیٰ یہاں پر چیف جسٹس جو ہے وہ جوڈیشل جو کونسل ہے اس میں ایک اجلاس انہوں نے طلب کیا ہوا ہے. 20 نومبر کا اجلاس بھی ہوا اور اس میں جسٹس مداری اکبر نقوی جو ہے ان کے خلاف ریفرنس شروع ہو چکا ہے, اور سپریم کورٹ میں جسٹس مداری اکبر نقوی نے سپریم جوڈیشل کونسل کے خلاف اس فیصلے کو چیلنج کیا, لیکن ذرائع بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے اس کو اڑا کر رکھ دیا ہے. اب وہ معاملہ جوڈیشل کونسل دیکھے گی. اس سے پہلے جو مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں ان کو کوئی سزا دی جائے یا ان کو برطرف کر دیا جائے. مظاہر علی اکبر نقوی کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ وہ استعفیٰ دے سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑے ادارے میں ایک بہت بڑے تصادم کا الرٹ ہے کہ ایک جسٹس صاحب جو ہیں وہ وقت سے پہلے استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں. ایک بڑے انٹرویو کا شور ہے, وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بڑا انٹرویو جو ہے وہ ملک ریاض صاحب کا ہے, اور اس کے علاوہ ایک اور انٹرویو وہ بھی جناب کسی بھی خاتون سے کروایا جا سکتا ہے, وہ عمران خان کے خلاف میدان میں آئیں گی. اور پھر دوسری جانب ایک بڑے کا بڑا احتساب. یہ بڑے کون ہیں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بڑے کا نام جو لیا جا رہا ہے یہ جنرل فیض نبی صاحب کی جانب جو ہے ان کا مبینہ طور پر اشارہ ہے کہ جنرل فیض نبی صاحب ٹاپ سٹی کیس ہے, فیض آباد دھرنا کیس ہے, ان کو جناب جو ہے وہ یہاں پر لٹکایا جائے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی بھی ڈی جی آئی ایس کو یہاں یوں سزا دی جاتی ہے سپریم کورٹ کی جانب سے تو یہ ایک کلچر آپ اس کو کہہ لیں کہ سیٹ کر دیا جائے گا, ایک نارم بنا دی جائے گی کہ اگر کوئی ڈی جی آئی ایس آتا ہے وہ ملک کے لیے کوئی ایسا کام کر دیتا ہے جس کے لیے اس کو شاید اپنی ذات سے ہٹ کر اپنے آپ کو ڈی فیم کر کے ملک کے لیے کوئی قربانی دینا پڑے اور وہ کام کرنے سے گریز کرے گا. اگر اس طرح سے ان کو کسی کو سزا دی جاتی ہے تو یہاں پر یہ چیزیں جو ہیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. اور ڈی جی آئی ایس کا ہمیشہ سے کردار رہا ہے پاکستان کی پالیٹکس میں, کیونکہ یہ ایک بہت طاقتور ادارہ ہے, اس سے جنگل درست رکھنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے اس کو پولیٹیکل انٹرفیئرنس کرنا ہوتی ہے. اب اس سے روگردانی جو ہے وہ نہیں کر سکتے. تو جناب یہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں کچھ بڑے اہم ترین فیصلے جو ہیں وہ متوقع ہیں, اور وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ دسمبر کا مہینہ اس میں وہ ڈیسائسو مومنٹ ہے. اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, اور اس سے اپنا لازمی خیال رکھنے والے کے بعد پاکستان زندہ باد.